हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले गाइस हम पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो सारे लोग आ जाओ फटाफट। यस सर करके कमेंट करें फटाफट। यस सर, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू। जो स्टूडेंट भी हमारे साथ लगातार पढ़ेगा, यकीन मानिए वही एग्ज़ाम में सफल होगा, क्योंकि उसकी लगातार प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसे कोई क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? नंदप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अच्छा, एक चीज़ और, इससे अलकनंदा से रिलेटेड एक चीज़ और है। एक अलकनंदा नदी आती है और इधर से आती है भागीरथी नदी आती है, तो दोनों आके कहाँ में मिलती हैं? आपके देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखें। अलकनंदा और भागीरथी नदी आके कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। वहीं से गंगा नदी का निर्माण शुरू होता है। और ये याद रखें, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है? रुद्रप्रयाग, जो कि आपका उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? बाह्यमंडल, भूमंडल, जैवमंडल या क्षोभमंडल? थोड़ा सोचकर आंसर देना इसका। देखिए, जहाँ पर स्थल मंडल भी है, जैव मंडल भी है, वायुमंडल भी है, मतलब सब कुछ है। जो प्राकृतिक क्षेत्र से घिरा हुआ आवरण ही क्या कहलाता है? आपका जैव मंडल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती है, उगना, जागना, सोना और मतलब पेड़ निकलना, ये सारी जैव मंडल के अंतर्गत ही आती हैं। किसके अंतर्गत? किसके अंडर में? बायोस्फीयर के अंडर में। बायोस्फीयर, इसे इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैव मंडल। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3 की ओर। लेश लपेतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, नागालैंड या केरल या कर्नाटक? थोड़ा सा नीचे हो गया पीडीएफ में, कोई नहीं। तो लेश लपेतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। लेश लपेतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट या फिर अभ्रक? गाइस, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने बहुत कम पढ़े होंगे, क्योंकि ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं या लेटेस्ट में हैं, या फिर पूछे जाने वाले प्रश्न ही है, संभावित प्रश्न है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो आपकी केवल सीटेट या लेखपाल या यूपीएसआई वगैरह के लिए नहीं, ये आपके सभी सभी एग्ज़ाम के लिए। मतलब देखिए, जीएस जीके का क्या होता है, आप सभी पढ़ें। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब ये तो नहीं पूछेंगे कि यूपी के बारे में सिर्फ राजधानी पूछ लिया, यूपी के बारे में और भी जानकारी पूछ सकते हैं। वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है। तो इसी वजह से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे मतलब समझने की कोशिश करें, रटे ना। रटेंगे तो आप एक बार रट लेंगे, 2 बार रट लेंगे, भूल जाएंगे। अगर उस चीज़ को आप प्रॉपर समझते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोयला। कोयला को क्या बोला जाता है? बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कोयला किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व से? तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। इसमें तत्व पाए जाते हैं। और इससे कोयला कितने प्रकार का होता है? आपका एंथ्रेसाइट, बिटमिनस और पीट
और एक और होता है लीटम के नाम से। 4 प्रकार के कोयले मुख्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या फिर मध्य मंडल? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल। इंग्लिश में इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आपका मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। दुर्बलता मंडल ये तो होगा नहीं, जैव मंडल ये भी नहीं होगा। बाहरी परत क्या कहलाती है पृथ्वी की? स्थल मंडल ही कहलाएगी, ज़मीन ही कहलाएगी, तो इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, आपको पता होगा मतलब इस तरीके से, चलिए मैं आगे बता दूँ। तो इसे याद करने का, जो पृथ्वी की जो अंदर की परत होती है उसे याद करने का तरीका ऐसे करके याद रखो, लैम्ब। कैसे? लैम्ब। इस तरीके से याद रखना है, लैम्ब से याद रखना है। सबसे पहले ऊपरी परत कौन सी होती है? लिथोस्फीयर, फिर होती है एस्थेनोस्फीयर, फिर उसके बाद मीसोस्फीयर, फिर उसके बाद बैरनोस्फीयर। ठीक है, लैम्ब मतलब ये ट्रिक है परत याद करने का, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, लैम्ब मतलब जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ गए होंगे। अब बाकी नोट कर लें, ये ट्रिक है एक हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मैग्नेटाइट, फ्लोराइड, क्वार्ट्ज या पायराइट? तो किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायराइट को। आयरन पायराइट Fe(S2). Fe(S2) को क्या कहा जाता है? आयरन पायराइट को आपका मूर्खों का सोना कहा जाता है। वो इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है क्योंकि ये आयरन पायराइट एक ऐसा होता है, इसमें लोहे की मात्रा कम होती है और ये मतलब बहुत कम लोहे की यूज़ में होता है। इसका नाम तो आयरन पायराइट है, बट ये लोहे की मात्रा में बहुत, मतलब लोहे में बहुत कम यूज़ होता है इसका। इसके अलावा ये आपका लोहा और सल्फ़र का होता ही है मिक्सर बना हुआ। उसके अलावा इसका जो रंग होता है वो आपका पीला दिखता है, हरा दिखता है, ज़्यादातर इसका रंग पीला दिखता है। तो इसी वजह से आदमी धोखा खा जाता है। सोने की भी चमक वैसी होती है, तो इसी वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को। इसका कलर पीला होता है, एकदम चमकदार। आ गया समझ में? बड़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए गाइस, क्या है, मैं एक चीज़ को आपको डिटेल से बताने की इस वजह से कोशिश करता हूँ, इस वजह से बताता हूँ आपको डिटेल से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मतलब ये नहीं कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट, क्यों कहा जाता है, कुछ वजह होगी। अब मैंने उसके बारे में आपको डिटेल से बताया, अब डिटेल से बताया तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, अब भूलेंगे नहीं आप। सूर्य ग्रहण कब होता है? तब होता है जब, सारे ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का राइट आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अच्छा देखिए, इससे मैं रिलेटेड में दो चीज़ें बताऊंगा, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक आपका चंद्र ग्रहण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हर बार एग्जाम में हर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। गाइस आपने भी पढ़े होंगे, तो ये याद करने की एक ही ट्रिक है। देखिए जब एक साइड में सूर्य आ जाए तो समझ जाना कि आप, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया, तो सूर्य एक साइड में आ गया तो आपका सूर्य ग्रहण होगा। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाए तो एक तरफ चंद्रमा आ गया तो आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य तो अपनी जगह रहता है, सूर्य तो कभी नहीं हिलता है। अगर इधर इस साइड में सन आ गया, मान लो ये सन आ गया और बीच में चंद्रमा है, मान लो ऐसी बीच में चंद्रमा है, तो एक तरफ तो सन आएगा आएगा, तो एक तरफ अगर सन आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और अगर ये सन इधर आ जाए और चंद्रमा इधर आ जाए तो इधर चंद्रमा हो गया और इधर सन हो गया, तो इधर एक तरफ चंद्रमा आ गया तो ये चंद्र ग्रहण होगा। ये याद करने की मैंने ट्रिक बता दी, जस्ट आप ये आप कॉपी पे नोट करके फिर अपने याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
8 की ओर। जादू घोड़ा किसके लिए माना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या हथकरघा उद्योग के लिए? तो किसके लिए जाना जाता है जादू घोड़ा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। और जादू घोड़ा के खाने कहाँ पे है आपका? झारखंड में स्थित है। ये यूरेनियम की पहली खान लगाई गई थी जादू घोड़ा में, लगभग 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। ठीक है, यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या मणिपुर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा। थोड़ा राइट हो गया, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समांतर श्रेणियों में एक नहीं है? हिमाद्री, हिमशिखा, शिवालिक, या फिर हिमाचल? अनुदैर्ध्य विस्तार से 3 समांतर श्रेणियों में एक नहीं है, 3 श्रेणियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनने में ही समझ में आ गया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम शिखा, जो कि हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में ये श्रेणी नहीं है। देखिए, सबसे पहले होता है आपका पार हिमालय या ग्रेट हिमालय, या फिर इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स हिमालय, सबसे पहला होता है। फिर दूसरा कौन सा होता है आपका? मध्य हिमालय। तीसरा कौन सा होता है? शिवालिक हिमालय। इसे क्या बोला जाता है? इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ऊपर वाले को। ठीक है, तो हिमशिखा जो है वो कोई भी श्रेणी में नहीं आता है। पहला होता है पार हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, या हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, पहला हिमालय ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है? मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है? तो आपका होता है शिवालिक हिमालय। कौन सा होता है? शिवालिक हिमालय। ये मतलब जो ऊपर से जम्मू कश्मीर वाले एरिया से जो हिमालय बटा होता है वो इस तरीके से बटा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। बड़े क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? लग रहा है आंसर तो नीचे हो गए, कोई नहीं गाइस, आंसर दे ना आप। कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है, इंग्लिश में बोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह, जो कि आपका गैसीय ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, काबनी नदी की एक सहायक नदी है, किसकी नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की, या महानदी की? तो कावेरी नदी किसकी टेरिटरी है, मतलब कि सहायक नदी है, तो किसकी टेरिटरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी की। काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी, टेरिटरी है। ठीक है, कावेरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी आपकी पश्चिमी घाट के, मतलब ये देखिए इस तरीके से इंडिया का मैप होता है, मतलब मैंने जस्ट बता दिया आपको। तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? कावेरी नदी पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के पास से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कृष्णा नदी ये आपकी निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से और गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से। बता दिया मैंने आगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को, या पंजाब को? तो भारत के किस राज्य को भारत की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब को भारत की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? अरुण का, बृहस्पति का, शनि का या मंगल का? तो यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति का, जुपिटर का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर। ठीक है, यूरोपा इसका सब प्लैनेट है। ठीक है, और सबसे बड़ा बृहस्पति का ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो आपका गैनीमेड, जो कि आपका सबसे प्लेनेट मतलब जितने भी ग्रह हैं सबका उनका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड ही है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से, पटकाई गुम पहाड़ियों से, मिजो पहाड़ियों से या नागा पहाड़ियों से? याद रखें, ये शायद लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर की पहाड़ियों से। बराक नदी जो होती है मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है, और बाद में जो गंगा नदी आती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बार मैं आपको मैप से बता देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ मैप से बताने की। देखिए ये आपका है मणिपुर, यहाँ पे मान लीजिए गाइस, थोड़ा सा आपका इमेजिन कर सकते हैं। मणिपुर से निकलती है आपकी मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी, जो जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से गिर जाती है घूम के। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आया होगा डिग्री वाइज क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट पर्वत। चलिए मैं अक्षांश से रिलेटेड, अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड कुछ रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसे बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से होती हैं, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। देशांतर रेखाएं आपकी ऊर्ध्वाधर होती हैं, अक्षांश रेखाएं आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, नहीं मतलब ऐसी होती हैं, लेटी हुई होती हैं, उन्हें लैटिट्यूड बोला जाता है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गाइज आप क्या करना, जैसे कि अभी तो ये लाइव चलता है, उसके बाद आप जो है दोबारा से इस वीडियो को देखें, तो आपको कम से कम एक वीडियो को 2 बार तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें एक बार में नहीं समझ पाते, आप दूसरी बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी, और बाकी आपको कोचिंग में कराया गया है तो आप उससे भी अपना रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बारपेटा, तेजपुर, धुबरी या बोंगई गांव? अब जिसने नदी पढ़ी होंगी वो इसका आंसर देगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरों पे निकलती है, और इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? चीन में सांगपो, और तिब्बत में इसे इमा दुंगलो करके ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है, इमा दुंगलो करके ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा आ नहीं रहा। ठीक है, चीन में इसे सांगपो नदी से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धुबरी से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर, इस पश्चिम की ओर थोड़ा कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धुबरी, धुबरी से, जो कि आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर 18। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, बेतवा, गोदावरी या कृष्णा? बोले सर ये इजी क्वेश्चन आया है, आप करेंगे आंसर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। देखिए गाइस कुछ चीज़ों में ऐसा क्या होता है, मैं अभी याद कर कैसे करेंगे,
क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको याद भी कराऊंगा। तो हीरा कुंड बांध आ गया, ठीक है। अब हीरा कुंड को कैसे, मतलब मान लो जिसे हीरा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, हीरा हीरा जिसे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। अब मान लो कोई हीरा मिलता है तो आदमी क्या हो जाता है, मतलब हीरा मिल जाएगा तो उसके पास रुपया आ जाएगा। तो आपको पता है रुपया जिसके पास जाता है वो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। इमेजिन हो गया। अब आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे हीरा कुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, या फिर एल्युमिनियम सल्फाइड की, या एल्युमिनियम किसकी, कार्बोनेट की। तो किसकी किस्में, नीलम और रूबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपके नीलम और रूबी की प्राकृतिक किस्में हैं। नीलम जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी अंगूठी वगैरह में होता है, पत्थर जो होता है, रत्न होता है जिसे बोलते हैं, वही नीलम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका मेनली यूज़ जो होता है वो रत्न वगैरह, हीरे जवाहरात में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ कुछ कहीं कहीं बहुत महंगी कॉस्टली दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तीसरी, दूसरी, चौथी या सातवीं? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और इस्पात के संयंत्र स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अच्छा, राउरकेला कहाँ पर आपका स्थित है? राउरकेला संयंत्र आपका है ये उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ पर है आपका? भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और दुर्गापुर कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अच्छा, राउरकेला जो संयंत्र लगाया गया था वो किसकी सहायता से लगाया गया था? तो आपका जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था उड़ीसा के अंदर। और भिलाई जो लगाया गया था वो भिलाई और बोकारो, ये आपका सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था संयंत्र। और दुर्गापुर, तो दुर्गापुर आपका यूनाइटेड किंगडम की सहायता से पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र लगाया गया। याद हो गया गाइस? तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी, दूसरा हो ही गया था। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ अब क्या होगा, आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में। किसके शासन, मतलब किसने शुरू की थी? तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मेरे साथ आपने एक महीने कंटिन्यू अब से जीके पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप इतनी अच्छे लेवल की जीके हो जाएगी जिसका हिसाब नहीं। चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें मेरे साथ, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, या फिर स्टैटिक जीके होती है किसी में। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया इसमें, कोई नहीं, ये भी ज्योग्राफी में आ जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डेड डेड डैश के बराबर है? 8वें भाग, छठे भाग, 10वें भाग, या फिर चौथे भाग? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार से के बराबर है। तो इसका राइट आंसर सबका आ गया। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, छठे भाग, 1/6 होता है। देखिए, जो द्रव्यमान होता है, अगर मैं ये पूछूं कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 36 किलो है, ठीक है, तो पृथ्वी पर उसका भार के द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो सेम रहता है, इतना ध्यान रखना। अगर 10 किलो पृथ्वी पर द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी जाकर कितना ही रहेगा? 10 किलो ही द्रव्यमान रहेगा। बट भार क्या होता है? भार होता है F बराबर mg। भार ये होता है, ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो F बराबर mg होता है। तो जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने के कारण जो होता है वहाँ पे पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ एक की है तो वहाँ पर 1/6 हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर कोई चीज़ यहाँ की 60 की है तो वहाँ पे जाके कितनी की हो जाएगी? तो वहाँ पे 10 kg की हो जाएगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे
मान लीजिए किसी का भार जो है यहाँ पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा उसका 1/6 हो जाएगा, तो 10 भार हो जाएगा उसका। आगे समझ में, द्रव्यमान सेम रहता है, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 22 की ओर। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, अबरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखते हैं कौन बताता है इसे। अबरक को इंग्लिश में कहते हैं एस्बेस्टॉस। क्या कहते हैं? एस्बेस्टॉस। इसका सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। अबरक को इंग्लिश में कहते हैं एस्बेस्टॉस, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर पहले बता दीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। एस्बेस्टॉस जो यूज़ होता था पुराने ज़माने में, जो होता था घर या छत या मकान जो बनता है, जैसे कि आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं जो साइकिल से बिकने आता था, बचपन में खाते थे, रुई काटा बोलते हैं, रुई काटा, जो 2-2 रुपए में वो बेचता था, रेड कलर का होता था, बुई काटा बोलते हैं, रुई काटा। तो रुई काटा की तरह दिखता है ये अबरक जो होता है, वो रुई काटा की तरह दिखता है। ये बोलते नहीं जैसे रस्सी टाइप का होता है, तो घरों व मकानों में इसका बनाने में यूज़ किया जाता है। सिल्वर कलर का दिखाई देता है ये, ठीक है। आगे समझ में, बहुत सारे रेशे होते हैं, उसी को अबरक कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा। अबरक आपने इतनी बार पढ़ा होगा, लेकिन अबरक को ये नहीं पता होगा अबरक होती क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो गाइस क्या है, मैं यही हर बार कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसे डिटेल से पढ़ें। जिस दिन आपकी डिटेल से पढ़ने की आदत हो गई, उस दिन आपकी जीएसजी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आप इजीली कर पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, अमरकंटक, जारगा या दिलवाड़ा? तो ये सतपुड़ा श्रेणी है कहाँ पर वैसे? तो आपका ये मध्य प्रदेश एमपी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा? चलिए आप दो ऑप्शन में बताइए, दो ऑप्शन वैसे भी नीचे चले गए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, कृष्णा नदी, जिसका उद्गम जो है महाबलेश्वर से है। क्वेश्चन नंबर 25। द्वीप देश फिजी, फिजी एक देश है, किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। जो आपका फिजी देश है वो एक द्वीप आइलैंड बना हुआ है, किस पे? आइलैंड पे बना हुआ है, तो ये आपके प्रशांत महासागर पर स्थित है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये मत बोलना सर सबकी राजधानी और सीएम बताओ, क्योंकि अभी ज्योग्राफी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? लोक नृत्य मतलब कि फोक डांस, इंग्लिश में इसे फोक डांस बोलते हैं, ठीक है। वैसे क्लासिकल डांस जो है वो अपने यहाँ भारत देश में मतलब 6 प्रकार के महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस होते हैं, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य तो बहुत तरीके के हैं। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन ए, राजस्थान का। अब इसे कैसे याद करेंगे ट्रिक से? भवाई मतलब कि आप कहते हैं मतलब गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पहुंच जाता है, तो वो कहते नहीं है मतलब भावई है, मतलब क्या मतलब बहुत सारे अपने लोकल लैंग्वेज में क्या भावई है, भावई है, तो गर्मी लगेगी
तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे क्या भावई है, तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब गर्मी लगेगी, राजस्थान का नाम आ गया। देखिए जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन मिलेंगे तो आप ट्रिक आराम से बना सकते हैं। राजस्थान में मान लीजिए आप हैं, तो राजस्थान में गर्मी लगेगी तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, तो आपको गर्मी लगेगी तो क्या बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, क्या भावई है, मतलब भावई बोलते हैं जल्दी को, क्या भावई है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थान का एक और लोक नृत्य होता है आपका छुई, शायद छुई होता है, और एक कठपुतली होता है। एक कौन सा डांस होता है, कठपुतली, वो भी राजस्थान का ही है। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास से, जूट से, तिलहन से या चमड़ा से। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास से। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो कपास की मिट्टी काली की मिट्टी में की जाती है। कपास की खेती किस में की जाती है, काली मिट्टी में की जाती है। अब मालूम है कैसे याद करें, कपास जो होता है वो सफ़ेद होता है और मिट्टी कैसी होती है, काली होती है, तो काले सफ़ेद का जोड़ हो गया ना, याद हो गया ईजिली। ऐसे इमेजिन करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास से। क्वेश्चन नंबर 29, सूरजकुंड झील निम्न निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्थित है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। तो सूरजकुंड झील किस राज्यों में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। सूरजकुंड झील कहाँ पर है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30, डुंगोंग किस जैव मंडल का संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, मन्नार की खाड़ी का, मानस का, ग्रेट रण ऑफ कच्छ का या सिमली बॉल का। कौन सा, डुंगोंग। डुंगोंग एक प्रकार का जीव है, शायद आई थिंक मछली जैसा होता है ये। तो किस बायोस्फीयर का मतलब संरक्षण क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी का, जो कि आपका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी। तो वहीं पर ये डुंगोंग एक जीव पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी के पास। क्वेश्चन नंबर 31, मूंगा सिल्क निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या असम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, असम। मूंगा सिल्क असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, जो कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये तो इजी क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर जो लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे उन्हें दिक्कत होती है, कोई नहीं गाइस, नोट कर लेना एक आध क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना है इसका। गाइज इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, क्योंकि दलदली मिट्टी जो है तो वो पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश के पास, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है सोयाबीन वगैरह, मतलब रबी की फसल ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी ज़्यादा होती है। आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसी फसल, रबी की फसलें ज़्यादा पाई जाती हैं, ठंड वाली फसलें जिसमें पानी की कमी, मतलब पानी की कम आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को मैं देख लूँगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी या फिर कृष्णा। चलो तीन में से आंसर बताओ। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है,
इजी क्वेश्चन है, आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, सिंधु नदी, जो कि आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और फिर कहाँ एंटर करती है? पंजाब से एंटर करती है, पंजाब से होती हुई फिर आपकी अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 362, 352 या 382 या 372? इसमें सबके आंसर आ गए, सबका सी आ गया बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, बेगई, माही या वंशधारा? कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? मतलब देखिए ऐसे करके होता है भारत का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरब हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण। तो पूरब में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो आपकी माही नदी है। माही नदी ये आपकी यहाँ से ऐसे करके पश्चिम बंगाल उसमें अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात की लगभग जो मतलब तटरेखा मतलब समुद्र से लगती है, तो कितनी लगती है? लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगभग 1200 या 1400 किलोमीटर लगती है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद आता है नंबर उड़ीसा का, ठीक है, याद रखें। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उसके बाद उड़ीसा की। अगर क्वेश्चन ये पूछ लें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश रहेगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ गाइस, ताकि आपके मतलब सेट हो दिमाग में, आपको ये चीज़ें याद हो। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबने बता दिया, ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध इस किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अब देखिए ये कैसे याद कर सकते, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मतलब हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव जी के गले में जो होता है वो क्या होता है? नाग होता है, ठीक है। नाग होता है ना शिव जी के गले में, तो नाग होता है। तो आप मतलब जस्ट इमेजिन, वो भी भगवान है और ये भी भगवान है कृष्णा, तो इनके हिसाब से बना सकते हैं कि कृष्णा के गले में नाग है। तो क्या बन जाएगा? नागार्जुन सागर बांध स्थित है। बाकी कोई ऑप्शन आपका बन ही नहीं रहा है उस ट्रिक से, सिर्फ एक ही बनना है, कृष्णा। कृष्णा के गले में क्या है? नाग है, तो नाग से नागार्जुन सागर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? कोलिरा बेटा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी या डोडा बेटा? पूर्वी घाट की पूछी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। गाइज वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने आसपास जितना भी हो सके, देखिए आप जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, अगर कि आप एक प्लेट की किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं तो आप एक प्लेट के, ज़रूरी ये नहीं कि आप 10 प्लेटें के मतलब 10 लोगों को खाना खिलाएं। अगर आप एक लोग को खाना खिला सकते हैं तो आप एक लोग को खाना खिलाएं। देखिए लॉकडाउन की कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ मज़दूरों की स्थिति क्या है, तो आप जानवरों का भी ख्याल रखें। अगर बाहर आपके कुत्ते दिख जाते हैं तो आप उन्हें खाना डाल दें और अपने आसपास लोगों की मदद करें। देखिए ह्यूमैनिटी जो होती है ना इंसान के अंदर,
वो इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है तो हम कोई भी चीज़ काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है, बहुत खुशी मिलती है। इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके, बाय।